या होंगे। आज जो है सेशन है, सेकंड सेशन है संकल्प सीरीज का। संकल्प है सिलेक्शन का, संकल्प है माँ बाप के सपने पूरे करने का। आप ठान लो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, और करने को हम तैयार हैं चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, है ना। मुश्किलें या मुसीबतें कभी पीछा नहीं छोड़ती, बस अपना हौसला बनाए रखिए, अपने आप को बस जगाए रखिए। फसल विज्ञान संकल्प सीरीज एमसीक्यू सेशन 25 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यू सेकंड सेशन जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले बच्चों बता दें कि आप लोगों के लिए कृषि विजयश्री बैच, कृषि प्राविधिक सहायक के लिए विजयश्री बैच स्टार्ट हो चुका है, और ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। इसमें लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलने वाली है। साथ में साथ 100 सेट पेपर वाली बुकलेट भी हमने स्टार्ट कर दी है। साथ में साथ उत्तर प्रदेश कृषि प्राविधिक सहायक व गन्ना पर्यवेक्षक के लिए सबसे बेस्ट किताबें, जिनमें 7 किताबें आपकी रहने वाली हैं। और आपकी जो है कृषि प्राविधिक सहायक के लिए परचम टेस्ट सीरीज, कृषि मंथन सामयिकी एक करंट अफेयर की किताब, और गन्ना पर्यवेक्षक व कृषि प्राविधिक के लिए वॉल्यूम 1 व वॉल्यूम 2 में बुक्स अवेलेबल हैं। किताबें केवल टीए स्पेशल विजन एग्री एकेडमी देता है। स्टार्ट करो सर। हाँ भैया, स्टार्ट ही करने आए हैं। चलिए भैया, पहला प्रश्न बताओ। पहला प्रश्न है, एलियन बीड कौन सा है? चिनोपोडियम एल्बम, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस या एकलिप्टा एल्बा, इनमें से कोई नहीं। विच इज एलियन बीड? चिनोपोडियम एल्बम, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस या एकलिप्टा अल्वा। बताओ कौन सा जो है एलियन बीड है? बताओ जल्दी से, एलियन बीड कौन सा है? आंसर करो, ए बी सी या फिर डी। बताइए, यहां पर एलियन बीड का एग्जाम्पल कौन सा है? तो बच्चों, यहां सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर हो जाता है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। क्या हो जाता है? पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, है ना। ये क्या है? आपका एलियन बीड है। बिल्कुल सही अनुज जी आंसर कर रहे हैं। एलियन बीड या आपके जो है पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस की बात करें तो बच्चों, यह आपका बिना क्रॉपलैंड या फिर कहें जहां फसल नहीं उगती वहां देखने को मिलता है। मतलब ये नॉन क्रॉप्ड एरिया का बीड है। मतलब ऐसा खरपतवार जो आपके मैदानों में, सड़क के किनारे या फिर कहें आपके बिल्डिंग्स के किनारे देखने को मिलता है। ठीक है। तो एलियन बीट की बात करें, आपका पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस की बात करें, या जिसे हम कांग्रेस ग्रास या गाजर घास के नाम से भी जानते हैं, वो आपका भी बता देंगे। सी नंबर किसका वैज्ञानिक नाम है? जस्ट मैं बता रहा। चलो अभी मैं लास्ट में बता दूंगा, है ना। लास्ट में बता दूंगा। नेटिव कहाँ का है भैया? ये मैक्सिको सेंट्रल अमेरिका का है। इंट्रोड्यूस्ड एक्सीडेंटली थ्रू इंपोर्टेड व्हीट। गेहूं के साथ जो है एक्सीडेंटली, मतलब अचानक से आ गया था, गेहूं के साथ आ गया था ये, है ना। जो आपका पार्थेनियम है, ये किसके साथ आ गया था? आपका गेहूं के साथ आ गया था। गेहूं के साथ आ गया था। कौन सा? आपका पार्थेनियम। अ, जो एक्लेप्टा अल्वा है ना, आप पूछ रहे थे, उसे फाल्स डेजी कहते हैं। भृंगराज, भृंगराज कहते हैं इसे। इसे क्या कहते हैं? भृंगराज कहते हैं। इसका जो नाम है भृंगराज है। आपने देखा होगा कि आपने देखा हो कहीं कहीं पे आपको एक कह सकते हैं रुई जैसे, रुई जैसे जो है
आपको उड़ते हुए देखने को मिलते हैं, मतलब ये कहें कि आपके फ्लाई करते हुए देखने को मिलता है, तो वो आपका एक लिप्टा होता है, एक भृंगराज जिसे हम कहते हैं, है ना, भृंगराज के नाम से हम जानते हैं इसे। आपने शायद ये प्लांट देखा होगा, मैं दिखाई दे रहा हूं, ये वाला प्लांट, अ, ये वाला प्लांट आपने देखा होगा, मैं क्लियर कर दे रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है। ये आपका भृंगराज होता है, भृंगराज, ठीक है, क्या होता है, भृंगराज होता है, ठीक, इसे भृंगराज कहते हैं, ठीक। आगे चलते हैं बच्चों। हाईली इनवेसिव एंड हार्मफुल टू क्रॉप, ह्यूमन एंड लाइव स्टॉक, फसलों, इंसानों और जानवरों के लिए बहुत ही ज्यादा इन्वेसिव और नुकसानदायक है। पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस कांग्रेस घास या गाजर घास भारत में एक बाहरी इन्वेसिव खरपतवार है। यह मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका का मूल निवासी है। यह गेहूं जो इंपोर्ट किया गया गेहूं है, उसके साथ हमारे भारत आ गया था ये, है ना, कौन सा, आपका जो है गलती से इंपोर्टेड गेहूं के जरिए आया था। फसलों, इंसानों और जानवरों के लिए बहुत ज्यादा जो है इनवेसिव और नुकसानदायक। ये नॉन क्रॉप लैंड एरिया का जो है, नॉन क्रॉप्ड लैंड एरिया का जो है क्या है, बीड है, मतलब बिना बोई गई भूमि का खरपतवार है ये। थोड़ा फास्ट पढ़ाइए, शाम वाली में आया करो फास्ट के लिए तो, है ना। अगला क्वेश्चन है, मक्के में गुणसूत्रों की संख्या 2n20 है, तो भ्रूणपोष कोशिका, पराग मात्र कोशिका, नली केंद्रक तथा मूलाग्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्रमशः क्या होगी? 30 20 20 10, 20 10, 20 20, 20 20 10 20 या 30 20 10 20? The number of chromosome in maize 2n is 20. Then the number of chromosome in endosperm cell, pollen mother cell, tube nuclear and root cell respectively will be. यहाँ पर क्रोमोजोम नंबर पूछा गया है मक्के के आपके विभिन्न आपके जो है पार्ट्स में, है ना, एंडोस्पर्म सेल में, पोलन सेल में, आपको जो है यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पर क्रोमोजोम नंबर बताना है। तो बच्चों यहां बात करें तो आपकी जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म में 30 होते हैं, ठीक है, जो एंडोस्पर्म सेल होती है उसमें 30 होते हैं। पोलन मदर सेल में आपके 20 जो है क्रोमोसोम नंबर होता है। ट्यूब न्यूक्लियस में आपका 10 होता है और रूट सेल में आपके 20 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं, 20 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन डी, 30 20 10 20। यहाँ पर जो आपका भ्रूण कोशिका में क्रोमोसोम आपके 30, पराग मात्र कोशिका में 20 और नली केंद्रक में 10 और मूलाग्र कोशिका में 20 आपके गुणसूत्र होते हैं। आगे देखो, हम इसको पूरा क्लैरिफाई किया हुआ है। देखिए, मक्का की बात करें, मक्का का क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 20 होता है। हैप्लॉइड नंबर कितना होता है? 10। एन 2n बराबर 20 तो n बराबर 10 होता है। नाउ कैलकुलेट एंडोस्पर्म सेल ट्रिप्लॉइड होती है। जो आपकी एंडोस्पर्म या फिर कहें भ्रूणपोष कोशिका होती है वो कैसी होती है? ट्रिप्लॉइड। 3n तो n 3 इंटू 10 30 हो गया। पोलन मदर सेल पीएमसी डिप्लॉयड होती है, 2n होती है। पोलन जो मदर सेल होती है, भ्रूण आपकी पराग मदर या मात्र कोशिका होती है, जो पराग मात्र कोशिका होती है वो डिप्लॉयड होती है, उसका 2n होता है, 2n 20 हो गया। n हमने 10 निकाला तो 2 इंटू 20 n 20 हो गया। ट्यूब न्यूक्लियस की बात करें तो हैप्लॉइड होता है तो n 10 हो गया, ट्यूब न्यूक्लियस हैप्लॉइड n 10। और रूट सेल जो सोमेटिक सेल होती है इसका जो 2n होता है वो 20 होता है। ये मतलब एक कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। रूट सेल भी कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है, ठीक है। तो ये आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गेहूं के दाने में प्रोटीन की प्रतिशतता की गणना के लिए सही सूत्र क्या है? द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन व्हीट ग्रेन इज, बताइए।
प्रोटीन परसेंटेज इक्वल टू n% इंटू 6.25, प्रोटीन परसेंट इक्वल टू n% इंटू 5.73, प्रोटीन परसेंट इक्वल टू n% इंटू 4.00, या प्रोटीन परसेंट n% इंटू 3.00। बताइए बताइए क्या होगा यहाँ सही उत्तर, ए बी सी या फिर डी। थोड़े लेवल वाले क्वेश्चन भी तो लाने चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जो है गेहूं के दाने की जो प्रतिशतता या प्रोटीन प्रतिशतता को ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका प्रोटीन परसेंट बराबर n इंटू 5.73। एन नाइट्रोजन में 5.73, 5.73 से मल्टीप्लाई कर दो तो प्रोटीन परसेंट आ जाता है आपका गेहूं के दाने में। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गेहूं में पुष्प गुच्छ का अपूर्ण विकास किसके कारण होता है? बोरॉन की कमी, जिंक की कमी, लोहे की कमी या फास्फोरस की कमी। इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ पेनिकल इन व्हीट इज कॉल्ड बाय बोरॉन डेफिशिएंसी, जिंक डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी या फास्फोरस डेफिशिएंसी। अब देखो, पुष्प गुच्छ या जो फूलों के जो गुच्छे होते हैं, फूलों के गुच्छे या जो पोलन के डेवलपमेंट या पराग के डेवलपमेंट में या पराग के विकास में एक ही न्यूट्रिएंट काम आता है। कौन सा बच्चों? बोरॉन। बोरॉन जो न्यूट्रिएंट है, बोरॉन जो पोषक तत्व है, आपका पोलन ग्रेन के विकास के लिए या फिर कहें उसकी यदि बोरॉन की कमी हो जाए तो आपके पोलन ग्रेन है या फर्टिलाइजेशन है वो नहीं होता है। तो जो फ्लावरिंग पार्ट में जो प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो न्यूट्रिएंट है वो है बच्चों बोरॉन। तो यहाँ पर यदि बोरॉन की कमी हो जाए तो यहाँ यदि बोरॉन की कमी हो जाए तो इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होगा किसका? पेनिकल का या फिर कहें पुष्पगुच्छ का अपूर्ण विकास होगा, है ना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है आपका, बोरॉन की कमी या बोरॉन डेफिशिएंसी। आगे देखिए बच्चों, कुछ डिजीज दी गई है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से होने वाली या फिर कहें आपके न्यूट्रिएंट या पोषक तत्वों की कमी से होने वाले कुछ रोग दिए गए हैं। जैसे बटनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर, कोल क्रॉप्स में होता है बटनिंग, बटनिंग जो रोग होता है वो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी या नाइट्रोजन की कमी से होता है। स्टारवेंशन डिजीज या सूखा डिजीज जो होती है वो होती है नाइट्रोजन की कमी से, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी से होती है। टॉप सिकनेस ऑफ टबैको, आपका शीर्ष आपका जो है झुकाव किसका? तंबाकू का, ये बोरॉन की कमी से होता है, बोरॉन डेफिशिएंसी से। लीफ स्कॉर्चिंग ऑफ मैंगो, मैंगो की जो पत्ती है उसका खुरचना, ये होता है आपका पोटेशियम की कमी से। विप्टाइल ऑफ कॉलीफ्लावर, फूल गोभी का आपका सॉरी फूल गोभी का आपका विप्टाइल रोग मोलिब्डेनम की कमी से होता है। खैरा रोग धान में आपका जिंक की कमी से होता है। ब्लूसम एंड रॉट ऑफ टमाटो, टमाटर का ब्लूसम एंड रॉट है एक कैल्शियम की कमी। अधिक तापमान और इम्बैलेंस इन सॉइल मॉइस्चर, आपके मृदा के में जो नमी है उसके जो है इम्बैलेंस के कारण ही होता है। फ्रूट क्रैकिंग इन एप्पल, किसी में मतलब आपका सेब में फलों का फटना या किसी भी पौधे में फलों का फटना आ जाए तो वो आपका बोरॉन की कमी से होता है। और इंटरनल नेक्रोसिस ऑफ आंवला, आंतरिक क्षय, आंवला का आंतरिक क्षय ये भी आपका बोरॉन की कमी से होता है। तो आंतरिक क्षय आ जाए या फिर कहें आपका नेक्रोसिस आ जाए तो ये सारी चीजें किससे होती है बच्चों? बोरॉन से। आपका फ्रूट क्रैकिंग आ जाए, आंतरिक क्षय आ जाए, नेक्रोसिस ये बोरॉन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, हार्वेस्ट इंडेक्स शब्द दिया था डोनाल्ड द्वारा, अर्नॉन द्वारा, वाटसन द्वारा या जुगलर द्वारा। द टर्म हार्वेस्ट इंडेक्स इज गिवन बाय डोनाल्ड, अर्नॉन या वाटसन या जुगलर। तो बच्चों ये पहले ही बताओ हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या होता है। हार्वेस्टिंग इंडेक्स एचआई की बात करें, हार्वेस्टिंग इंडेक्स की बात करें तो यह होता है आपका इकोनॉमिक वैल्यू, इकोनॉमिक यील्ड, इकोनॉमिक यील्ड अपॉन में बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100, इनटू 100 कर दो,
है ना। इकोनॉमिक यील्ड क्या होती है? हमारा दाना, दाना हमारा क्या होता है भाई? इकोनॉमिक यील्ड है ना। कटाई सूचकांक जो होता है, आर्थिक उपज और जैविक उपज का जो अनुपात होता है उसे कटाई सूचकांक कहते हैं। आर्थिक उपज में हमारा दाना आ जाता है, बायोलॉजिकल में आपका जो है दाना और चारा दोनों आ जाते हैं, दाना और चारा दोनों आ जाते हैं बायोलॉजिकल या जैविक उपज में, है ना। और यहां पर आपका जो ये दिया था हार्वेस्टिंग इंडेक्स, ये दिया था डोनाल्ड द्वारा, है ना। किसके द्वारा दिया गया था? डोनाल्ड द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? डोनाल्ड द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। अब देखो कुछ आपकी टर्म्स दी गई हैं और संबंधित वैज्ञानिक दिए गए हैं। जैसे हमने कहा कृषि विज्ञान के जनक कौन है? पिट्रो डिक्रे सेंजी, फादर ऑफ एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान के, सॉरी। आधुनिक कृषि विज्ञान के जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। आधुनिक जुताई और खरपतवार के जनक जेथरो टुल। जीरो टिलेज के जनक गिलबलर बी ट्रिपलेट। जैविक खेती के जनक सर अल्बर्ट हावर्ड। न्यूनतम जुताई के जनक ई एच फाल्कनर। प्लांट पैथोलॉजी के जनक, पादप रोग विज्ञान के जनक एंटोन डीवेरी। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन। सजावटी बागवानी के जनक एम एस रंधावा। कृषि रसायन विज्ञान के पिता जस्टन बॉन लीबिग हैं। भारतीय रस्ट के जनक केसी मेहता हैं। भारतीय पादप रोग विज्ञान के जनक ईजे बटलर हैं। कृषि जलवायु विज्ञान के जनक कोपेन हैं। कृषि मौसम विज्ञान के जनक कौन है? डी एन वालिया। कौन है बच्चों? डी एन वालिया। हाँ, ये गेहूं की फसल में दिया था डोनाल्ड द्वारा, है ना। तो ये प्रमुख साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कुछ रिसर्च हमने यहाँ पर मेंशन की है। अगर सेशन अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना है, व्हाट्सएप स्टेटस लगा लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो अगर ये नए हो चैनल पे तो। अगला प्रश्न, विभिन्न फसलों का एक समय पर कृषि क्षेत्र का अनुपात दर्शाता है। विभिन्न फसलों का एक समय पर कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या दर्शाता है? फसल चक्र, फसल सघनता, फसल स्वरूप, फसल प्रणाली। द प्रोपोर्शन ऑफ एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप एट अ गिवन टाइम रिप्रेजेंट क्रॉप रोटेशन, क्रॉप इंटेंसिटी, क्रॉप पैटर्न या क्रॉप सिस्टम। क्या कहोगे इसे? क्या कहोगे? क्या होगा बच्चों यहां पर सही उत्तर? सही उत्तर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? क्वेश्चन है विभिन्न फसलों का एक समय पर कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या दर्शाता है। यहां पर जो है ये इंपॉर्टेंट टर्म है कृषि क्षेत्र, है ना। तो बच्चों यहां सही उत्तर की बात करें तो क्रॉप पैटर्न है, क्रॉपिंग पैटर्न या फसल स्वरूप या फसल क्रम। अब वो क्यों? फसल क्रम क्यों? फसल क्रम क्यों? सी क्यों? फसल क्रम क्या होता है? क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है? किसी विशिष्ट क्षेत्र में, किसी एक क्षेत्र में निश्चित समय में ज्यादातर किसानों द्वारा अपनाया गया फसल चक्र, है ना। ज्यादातर किसानों द्वारा अपनाया गया फसल चक्र। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है? विभिन्न फसलों का एक समय पर कृषि क्षेत्र का अनुपात। यहां पर बात हो रही है कृषि क्षेत्र की, एरिया की। और जब भी एरिया की बात होती है तो क्रॉपिंग पैटर्न, एरिया मतलब कृषि क्षेत्र में ज्यादातर किसानों द्वारा जो अपनाया जाने वाला फसल चक्र होता है क्रॉपिंग पैटर्न। अब क्रॉप रोटेशन की बात करें, फसल चक्र तो आप सभी को पता है, फसलों को हेर फेर करके बोना। इस प्रकार से हेर फेर करके बोना ताकि हमारी मृदा की उर्वरता में ह्रास ना हो और फसल उत्पादन अधिक से अधिक हो। फसल सघनता की बात करें, क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात करें तो प्रति हेक्टेयर अधिक से अधिक फसलों को लेना फसल सघनता कहलाती है। या फिर कहें कुल बोए गए क्षेत्र और आपका शुद्ध बोए गए क्षेत्र का जो अनुपात होता है वो आपका फसल सघनता होता है। फसल सिस्टम या फसल प्रणाली की बात करें तो आपके क्रॉपिंग पैटर्न या फिर कहें फसल क्रम या सस्य क्रम और उसके प्रबंधन या जो हमारे उपलब्ध संसाधन हैं उनका प्रबंधन करना आपका क्रॉपिंग सिस्टम या फिर कहें फसल प्रणाली कहलाता है।
यहां पर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से मक्के में सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था क्या है? कल्ले बनते समय टिलरिंग, गांठ बनते समय ज्वाइंटिंग, दुग्धावस्था मिल्क स्टेज या डप अवस्था डॉ अवस्था। Which of the following is the most critical stage of irrigation in maize, tillering, jointing, milk stage या डॉ स्टेज? बताइए सही आंसर क्या होगा? देखो, जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होता है वो होता है नेट सॉरी ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपॉन में नेट क्रॉप्ड एरिया इनटू 100। आपकी जो भारत की क्रॉपिंग इंटेंसिटी है ये 155.85 है। 155.85% है भारत की क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ये आपका फॉर्मूला होता है। यहां पर आपका जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है, मान के चलो एक खेत है, आपने उसे रबी में भी फसल लगाई, खरीफ में भी लगाई, जायद में भी लगाई, मतलब आपका 1 हेक्टेयर फार्म को आपने कितने बार बो दिया? 3 बार। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया ये कहता है कि आप जितने बार उस 1 हेक्टेयर फार्म को बोओगे वो उतने बार काउंट होगा। और नेट क्रॉप्ड एरिया आपका जितना फार्म का साइज है वो नेट क्रॉप्ड एरिया होता है। इसका जो रेशियो होता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है। टेस्लिंग और सिल्किंग होता है। टेस्लिंग और सिल्किंग इसमें ऑप्शन में नहीं है। डी लग रहा है, टेस्लिंग और सिल्किंग। अब आप खुद बताओ, इसमें जब मिल्क स्टेज आती है, दुग्धावस्था आती है, तभी तो आपकी बाली निकलना शुरू होती है ना? यहाँ पर डी नहीं है, यहाँ पर मिल्क स्टेज है। जब आपके दानों में दूध बनने लगे या दुग्ध अवस्था आ जाए या मिल्क स्टेज आए, उस समय जो सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका जो है, आगे देखो कुछ फसलें दी गई, उनकी क्रांतिक अवस्था दी गई है। जैसे धान है, धान में आपकी क्रांतिक अवस्था कौन सी है? टिलरिंग स्टेज, कल्ले निकलने की अवस्था। फ्लावरिंग, फूल आने की अवस्था। गेहूं की बात करें तो गेहूं में क्राउन रूट इनिशिएशन या सीआरआई, मिल्किंग स्टेज, दानों में दूध बनते समय। आपका पल्सेस दालों की बात करें तो फ्लावरिंग एंड पॉडिंग, आपके फूल आते समय और फली बनते समय, आपका किसमें? पल्सेस में। मटर की बात करें तो फ्लावरिंग एंड पॉडिंग, फूल आने व दाने बनने की अवस्था। मूंगफली की बात करें तो पैग पेनिट्रेशन और पोड डेवलपमेंट, आपके जब पैग बनते हैं और साथ में साथ जब आप पोड का जो है डेवलपमेंट होता है, उस समय क्रांतिक अवस्था होती है। मक्का की बात करें, सिल्किंग एंड टेसलिंग, आपके नर मंजरी आते समय या भुट्टे बनते समय या मिल्किंग स्टेज। शुगर केन गन्ने की बात करें तो अंकुरण के समय, टिलरिंग कल्ले निकलने समय और ग्रोथ बढ़वार के समय जो है सिंचाई के लिए क्या होते हैं बच्चों? महत्वपूर्ण होते हैं। तंबाकू की बात करें तो बॉल फॉर्मेशन, गूलर का बनना और बॉल डेवलपमेंट, गूलर का विकास। यहाँ पर सॉरी तंबाकू नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कपास होना चाहिए। सॉरी कपास, कपास है, या कपास की बात करें। सोयाबीन के लिए फ्लावरिंग एंड पॉडिंग, फूल आने व दाने बनने की अवस्था। ओनियन सल्क कंद बनते समय और परिपक्वता से पहले। टमाटर की बात करें पुष्पन और फल बनते समय हमारी सिंचाई के लिए क्या होती है? क्रांतिक अवस्था होती है। ठीक है, इसको नोट कर लेना। आगे चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। भारत में कृषि योग्य भूमि का अधिकांश भाग वर्षा श्रेणी के अंतर्गत आता है। 500 से 750, 750 से 1150, 1150 से 1450, 300 से 500 mm। Most of the cultivable land in India falls under which rainfall category? 500 से 750 mm, 750 से 1150 mm, 1150 से 1450 mm, 300 से 500 mm। किस कैटेगरी के बीच आता है भारत में अधिकांश कृषि योग्य भूमि? बताओ जल्दी से, क्या होगा सही उत्तर यहां पर? ए, बी, सी या डी? और सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है ना? तो सबसे ज्यादा जो एरिया है बच्चों, लगभग आपका 70% के समथिंग है, 67 कुछ
है ना, वो आपका जो ज्यादातर कृषि योग्य भूमि है 750 से 1150 mm, यहाँ पर वार्षिक वर्षा आपकी 750 से 1150 mm होती है, वहां पर आपका ज्यादातर एरिया आता है। ठीक है, आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, ऑप्शन भी सही हो जाता है यहाँ पर। सॉरी, ए बी नहीं हो, सॉरी बी होगा। असिंचित क्षेत्रों के लिए गेहूं की उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? HD 2733, HUW 468, PBW 343, C 306। द सुइटेबल वेराइटी ऑफ व्हीट, द सुइटेबल वेराइटी ऑफ व्हीट फॉर नॉन इरिगेटेड एरिया इज HD 2733, HUV 468, PBW 343 या C 306। असिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है गेहूं की? बताइए क्या होगा सही उत्तर यहां पर? ए, बी, सी या डी? जल्दी से आंसर कर दो, ए, बी, सी या फिर डी। शेयर कर दो सेशन को, शेयर करने में कंजूसी क्यों कर रहे हो भैया, थोड़ा तो शेयर कर दो, है ना। तो बच्चों यहां सही उत्तर की बात करें तो C 306। C 306 एक पानी में हो जाती है, यदि आप इसे एक पानी दे दो तो भी आपकी ये उग जाती है ना। तो C 306 जो वैरायटी है ये कम पानी वाली असिंचित क्षेत्रों के लिए गेहूं की सबसे उपयुक्त जो है किस्म है। तो ऑप्शन सी यहां पर सही उत्तर हो जाता है, सॉरी ऑप्शन डी यहां पर सही उत्तर हो जाता है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा यहां पर, ऑप्शन डी, सॉरी बच्चों, ऑप्शन डी यहां सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, आगे बात करें वेराइटीज ऑफ व्हीट या गेहूं की किस्मों की। तो गेहूं की किस्मों में नोरेन 10 कल्टीवर ने गेहूं प्रजनन के इतिहास में एक नया अध्याय रचा। हाँ तो ये तो बिल्कुल प्रभावी है भैया, जब नोरेन 10 आया था जो कि एक बोना जीन है गेहूं में। सर AGTA के 2759, क्या कहना चाह रहे हो, भारत दर्शन कहना चाह रहे हैं कुछ, है ना। तो नोरेन 10 जो आपकी वैरायटी, सॉरी नोरेन 10 जो आपका जीन है, ये किसने निकाला था? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग ने मेक्सिको में निकाला था। और यह जो है आपके लिए एक जो है क्या बना, इतिहास बन गया नोरेन 10। क्योंकि देखो जो लंबी वैरायटी हुआ करती थी वो क्या थी कि भाई जैसे एनर्जी ज्यादा लेती हैं लेकिन प्रोडक्शन कम था। तो बोना जो जीन था इसने गेहूं की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है या वानस्पतिक ग्रोथ है या वानस्पतिक वृद्धि उसको कम करके उसकी जो उपज है उसको बढ़ा दिया था। यहां पर दो जीन उपयोग किए गए थे नोरेन 10 कल्टीवर में, आपका जो HD1 HD2 के प्रतीक से चिन्हित किया जाता है। नोरेन 10 का बोनापन दो विशेष रूप से अप्रभावी जीनों का परिणाम था जो HD1 और HD2 के प्रतीकों से चिन्हित थे। एकल जीन बोनी किस्मों की बात करें गेहूं की तो इसमें लार्मा रोजो 64 है, सुजाता, गिरिजा, सोनालिका, यूपी 262 आ जाती है। आगे बात करें डबल जीन बोनी किस्म की तो इसमें कल्याण सोना, सोनारो 64, छोटी लरमा, अर्जुन, जनक और प्रताप आ जाते हैं। त्रिगुण जीन बोनी किस्म की बात करें तो इसमें जवाहर, ज्योति, हीरा, मोती, लाल बादशाह, संगम आ जाती है। उत्परिवर्ती किस्मों की बात करें तो गेहूं की उत्परिवर्ती किस्में कौन कौन सी हैं? सरबती, सनोरा या सोनारो, IARI में सोनारो 64 से विकसित और पूसा लर्मा। पता नहीं, पता नहीं क्या कहना चाह रहा है। चलिए, मैक्रोनी गेहूं की वैरायटी की बात करें तो जयराज, मेघदूत, मालविका, HD 4530 बंसी है। देर से बोई गई किस्में सरबती, सनोरा, ठीक है, सोनालिका, लोकवन, सफेद लरमा, यूपी 301, सोनारो 64, राज 3765। नमक प्रभावित मिट्टी के लिए जो है किस्में हैं आपकी लोकवन के 65, राज 3077, PBW 19। आपका वर्षा आधारित किस्में हैं C 306, सुजाता और मुक्ता है।
लोकवन देर से बुआई के लिए उपयुक्त है। सी 306 वर्षा आधारित स्थिति के लिए, असिंचित स्थिति के लिए उपयुक्त है। IIWBR द्वारा करनाल द्वारा विकसित करण वंदना DBW 187, करण वैदेही DBW 370, करण वृंदा DBW 371, करण वरुणा DBW 372 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हीट एंड वाले रिसर्च द्वारा जो है डेवलप ये किस्में है। ये कह रहे हैं सर आपकी नोट्स पढ़कर मेरा दोस्त ने 52 मार्क्स आए हैं। हाँ ये तो सच है। नोट्स वो है, हमारे जो नोट्स है ना वही तो ब्रह्मास्त्र है। हम AGTA ओरिएंटेड नोट्स बनाते हैं। धन्यवाद। आपके दोस्त का नाम भी लिख दीजिए ताकि हमें पता चल सके, क्योंकि हमारे नोट्स बहुत जगह जाते हैं, है ना। IARI नई दिल्ली द्वारा विकसित पूसा गौतमी HD 3086, पूसा अमूल्य HD 3090, पूसा यशवी HD 3226, है ना। तो ये गेहूं की क्या है बच्चों, प्रमुख किस्में हैं। इस बार तो बच्चों हम लोगों ने इतना प्रयास किया है ना टीए के लिए, मैं आपको बता दूं कि बेस्ट से बेस्ट नोट्स की जो है तैयारी हम लोगों ने की है। अब देखो, अभी जो निर्णायक रहने वाला ना इस बार, नोट्स तो है ही, नोट्स तो है ही, नोट्स तो आपके लिए दे ही रहे हैं, किताबें तो हम दे ही रहे हैं, साथ में देखो एक कृषि मंथन, करंट अफेयर, इस बार करंट अफेयर भी बाहर नहीं जाने देंगे। सारे प्रयास रहते हैं हमारे, हमारा प्रयास यही है कि भाई AGTA में आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले, है ना, हमेशा से प्रयास रहा है ये। हमारी बुक्स जो है यहाँ पर मतलब ये कहें AGTA के लिए, मैं रियलिटी बता रहा हूं, पर डे मैं बुक्स की पूर्ति नहीं कर पा रहा हूं, इतने ऑर्डर हैं केवल नोट्स के। अभय राज, अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इनसे बात हुई थी मेरी SC कैटेगरी से, इनका तो तय है भैया सिलेक्शन, ये तो तय है सिलेक्शन इनका। अगला क्वेश्चन, बस देखो बच्चों मैं तो यही कहूंगा, कोई भी कंटेंट पढ़ो एक पर भरोसा रखो, 100 जगह मत भागो, 10 जगह मत भागो, उससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है, एक कंटेंट को पढ़ लो आपका सिलेक्शन तय हो जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों, गेहूं के प्लांट इडियोटाइप की अवधारणा किसने दी थी। जो गेहूं में प्लांट आइडियोटाइप है, who who has given the concept of plant isotype of the wheat, इन्हीं ने आपका क्या दिया था बच्चों, हार्वेस्टिंग इंडेक्स भी दिया था, हार्वेस्टिंग इंडेक्स भी इन्हीं ने दिया था। बताओ क्या नाम है इनका, नाम बता दो इनका। इनका नाम क्या है, इनका नाम है CM डोनाल्ड। तो गेहूं में प्लांट आइडियोटाइप और आपका जो है, इन्हीं ने हार्वेस्टिंग इंडेक्स दिया था, CM डोनाल्ड, यहां पर राइट आंसर हो जाता है CM डोनाल्ड, है ना, CM डोनाल्ड। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 11 है। आगे प्रश्न पर बढ़ने से पहले कुछ साइंटिस्ट के नाम हैं, उनकी रिसर्च है। जैसे हमने कहा ZBNF जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के जनक सुभाष पालेकर, इंडियन रस्ट करण चंद केसी मेहता, सिस्टमैटिक पोमोलॉजी के जनक डी कैंडोल हैं, हॉर्टिकल्चर वर्ल्ड में है लिबर्टी हाइडेवेली है, हॉर्टिकल्चर भारत में है MH मैरीगोब्डा, सॉयल केमिस्ट्री के जनक है थॉमस, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग के जनक है बच्चों MS रंधावा, इंडियन रिमोट सेंसिंग के जनक है PR पिसरोटी, मॉडर्न कंपोस्टिंग या इंडोर मेथड जो दिया था अल्बर्ट हावर्ड ने दिया था, म्यूटेंट थ्योरी दी थी ह्यूगो डी ब्रीज ने, बायोडायनेमिक फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट दिया था रुडोल्फ स्टेनर ने दिया था, नेचुरल फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है मसानोबु फुकुओका ने दिया था, प्लांट फिजियोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है स्टेफन हेल्स ने दिया था, इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी के जो जनक हैं वो केसी बोस हैं, सॉरी जेसी बोस हैं, एक्सटेंशन के जनक JP लीगन्स हैं, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक के जनक TH मॉर्गन हैं, कोऑपरेटिव मूवमेंट वर्ल्ड में रॉबर्ट आउन, और कोऑपरेटिव मूवमेंट इंडिया में F निकोलसन के द्वारा शुरू की गई थी। तो ये प्रमुख हमारे साइंटिस्ट हो गए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, गेहूं में पर्लिंग इंडेक्स ज्ञात करता है।
पर्लिंग इंडेक्स क्या होता है? पर्लिंग इंडेक्स इन व्हीट डिटरमाइंस ऑप्शन ए दाने की मुलायमता, दाने की कठोरता, दाने की परिपक्वता, दाने की शुद्धता। सॉफ्टनेस ऑफ ग्रेन, हार्डनेस ऑफ ग्रेन, मैच्योरिटी ऑफ ग्रेन या प्योरिटी ऑफ ग्रेन्स। बताइए पर्लिंग इंडेक्स क्या बताता है? एमसीक्यू देखो बच्चों, एमसीक्यू में भी बुक है आपके, 10,000 एमसीक्यू वाली किताब भी है, आपके जो है नोट्स भी हैं, 7 किताबें हैं और 2 आपके जो है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 भी है। अभी एक्चुअली में मैं रियलिटी बताऊं ना, आज मुझे प्रिंटिंग पे लगानी है बुक्स, 2 ऑर्डर हैं और अभी बुक्स अवेलेबल नहीं है, है ना, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। यहाँ पर जो है आप कांटेक्ट कर लेना, जिसको भी बुक्स चाहिए ना इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो, ये हमारा नंबर है 7880497104। और हमारे जो विजन एग्री एकेडमी का नया ऐप है, अब तो देखो पिछले ऐप में तो बहुत सारी दिक्कतें थी, उसको हटवा दिए हैं, नया ऐप हमने बनवा लिया है, नए ऐप में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो भैया पर्लिंग इंडेक्स क्या ज्ञात करता है? आंसर में यहाँ पर सी लिख रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पर सी नहीं होगा, यहां पर होगा ऑप्शन बी, दाने की कठोरता। हार्डनेस ऑफ द ग्रेन या जो दाना है उसकी कठोरता को बताता है पर्लिंग इंडेक्स। क्या बताता है बच्चों? दाने की कठोरता। तो यहां पर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाता है, ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, थियोसेंटे पूर्वज माना जाता है धान का, गेहूं का, मक्का का या सरसों का? थियोसेंटे इज द कंसाइडर टू बी द एनकेस्टर ऑफ, किसका एनकेस्टर है, किसका पूर्वज है भैया थियोसेंटे? गेहूं का है, मक्का का है या धान का है या फिर कहें आपका मस्टर्ड का है? बताओ जल्दी से आंसर, ए बी सी या डी। तो बच्चों ये मक्के का जो है पूर्वज माना जाता है, किसका? थियोसेंटे किसका पूर्वज माना जाता है? मक्के का पूर्वज माना जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाता है यहां पर। और सेशन अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ। अगला क्वेश्चन, शक्ति प्रजाति है मक्के की, ज्वार की, जौ या गेहूं की? शक्ति है जब वेराइटी ऑफ, तो बच्चों शक्ति किसकी वेराइटी है जल्दी से बताओ, ये तो इजी है, इजी है ना ये? जल्दी से लिखो कमेंट में, हम आपके कमेंट देखते हैं, है ना, आपके कमेंट्स हम सब देखते हैं। बताओ जल्दी से, आपका जो शक्ति वैरायटी है किसकी है? बच्चों शक्ति हो गई, प्रोटीना हो गई, ये मक्का की किस्में हैं। किसकी किस्में बच्चों? मक्के की किस्में हैं, मेज की किस्में हैं, ऑप्शन ए सही हो जाता है यहां पर। अगला क्वेश्चन, कौन सा धान के लिए लाभकारी तत्व है? सोडियम, सिलिकॉन, वेनेडियम या आयोडीन? विच एलिमेंट इज बेनिफिशियल फॉर राइस? विच एलिमेंट इज बेनिफिशियल फॉर राइस? धान के लिए लाभकारी तत्व कौन सा है? धान के लिए लाभकारी तत्व कौन सा है? तो बच्चों वो है लाभकारी में तो एक ही आता है बच्चों आपका सिलिकॉन। धान के लिए जो लाभकारी शब्द जो सॉरी आपका जो लाभकारी जो न्यूट्रिएंट या फिर कहे तत्व माना जाता है वो सिलिकॉन माना जाता है। कौन सा माना है? सिलिकॉन, ऑप्शन बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में विकसित धान की प्रथम प्रजाति कौन सी है? जया, बाला, पंकज, जगन्नाथ? द फर्स्ट वेराइटी ऑफ राइस डेवलप्ड इन इंडिया इज जया, बाला, पंकज या जगन्नाथ? कौन सी है? तो बच्चों फर्स्ट वेराइटी या जिसे हम मिरेकल राइस के रूप में भी जानते हैं, तो भैया वो है आपकी ऑप्शन ए जया। कौन सी है? जया। भारत में विकसित धान की प्रथम जो प्रजाति है वो कौन सी है? जया, जिसे मिरेकल राइस इन इंडिया या भारत में जादुई चावल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? जादुई चावल के नाम से भी जाना जाता है जया को। तो बच्चों यहां देखते हैं आगे कुछ वैरायटी आपकी धान की है। अगेती किस्मों की बात करें धान की, तो इसमें आपकी जवाहर 75, कलिंग 3, आभा, बाला, कावेरी आ जाती है। उत्परिवर्ती किस्मों की बात करें तो जगन्नाथ, प्रभावती आ जाती हैं। लवणता सहनशील या सॉल्ट सैलिनिटी टोलरेंट, है ना, ल्यूनिसिरी, CSR 5, CSR 10, CSR 13, CSR 6, CSR 27। मध्यम अवधि की किस्मों की बात करें तो अनुपमा, रत्ना और समृद्धि आ जाती हैं। लंबी अवधि की किस्में हैं क्रांति, माधवी, गरिमा। सूखा प्रतिरोधी किस्में हैं साकेत 3, किरण,
बाला, कंचन, कावेरी और सफेद गौरा। जल भराव की स्थिति में उगाई जाने वाली किस्में हैं जलमग्न, जय सूर्या, मधुकर, जलाधि, जलप्रिया, पंतधान 2, चकैया। झुलसा रोग प्रतिरोधी है पंतधान 4, बाला, कृष्णा, जया, कावेरी, IR20। लवणता प्रतिरोधी किस्में हैं जया, रत्ना, ऊसरबन। सुगंधित चावल की किस्में हैं साबरमती, बासमती 370, स्थानीय करनाल, देहरादून, पूसा बासमती वन और कस्तूरी। ये किसकी किस्में बच्चों? धान की महत्वपूर्ण किस्में। कॉपर की कमी से होता है भैया, कॉपर की कमी हो जाए तो क्या होता है? मक्के में सफेद आंख बीमारी हो जाती है, जई में ग्रे स्पाइक बीमारी हो जाती है, खट्टे फलों में गमोसिस हो जाता है, धान में खैरा रोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर? क्या हो जाता है भैया? कॉपर की कमी से कौन सा रोग हो जाता है आपका इन फसलों में? कॉपर की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? हम्म, बताइए बच्चों, क्या होगा सही उत्तर? तो यहां पर सही आंसर की बात करें तो यहां पर सही आंसर जो हो जाता है, करो आंसर कोई, ऑप्शन ए, बी, सी। बी आंसर हो रहा है भैया, ग्रे स्पाइक नहीं होता, गमोसिस। सिट्रस फ्रूटों में या फिर कहे जो सिट्रस में गमोसिस होता है, या नींबू वर्गीय फलों में जो गमोसिस होता है, वो कॉपर की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है बच्चों? कॉपर की कमी से गमोसिस होता है। किसकी कमी से? कॉपर की कमी से गमोसिस होता है। गमोसिस किससे होता है आपका? कॉपर की कमी से। ठीक है, एक बार और। ठीक है, आगे चलते हैं। जस्ट मिनट। हाँ जी, यहाँ पर जो गमोसिस होता है कॉपर की कमी से होता है। ठीक है, किसकी कमी से होता है? कॉपर की कमी से होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे कुछ डिजीज दी गई, जैसे क्रिक्लेमेशन रोग होता है धान में, ये कॉपर की कमी के कारण होता है। सफेद आंख धान में होता है, आयरन की कमी के कारण होता है। खैरा रोग धान में जिंक की कमी के कारण होता है। अक्योची रोग धान में H2S विषाक्तता के कारण होता है। चावल का भूरा होना या ब्राउनिंग जो है आयरन की विषाक्तता से होता है। यहाँ पर नेक्स्ट है, कौन सा C4 खरपतवार है? बथुआ, गेहूंसा, धान घास, भारतीय या पैडी ग्रास इंडियन, या साई घास या साई ग्रास। विच इज द आपका C4 बीड? यहाँ पर C4 बीड कौन सा है? C4 बीड कौन सा है? यहाँ पे C3 C4 बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ पे बताना है C4 खरपतवार कौन सा है। बताइए जल्दी से। आपका बथुआ है, गेहूंसा है, या फिर कहें आपका साई ग्रास है, घास, पेडी ग्रास है इंडियन। तो बच्चों यहाँ पर जो साई ग्रास होती है, साई ग्रास जो होती है, ये कैसे होती है? C4। ठीक है, साई ग्रास। और नेक्स्ट बात करें तो साइप्रस आपका रोटंडस, ये भी आपका जो है C4 बीड होता है। और आपका आगे बात करें साइनोडोन डैक्टाइलॉन, दूब घास हो गया, दूब घास हो गया, है ना, ये भी आपका कैसा होता है? C4 होता है, C4 होता है दूब घास। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो बीट्स बेस्ड ऑन फोटोसिंथेसिस पेथवे की बात करें तो C3 बीट्स या C3 खरपतवारों की बात करें तो इसमें फ्लेरस माइनस, एवेना फटुआ, चिनोपोडियम एल्बम आ जाता है, कॉन्वोलस अर्वेंसिस आ जाता है, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस आ जाता है। C4 बीट्स की बात करें तो साइप्रस रोटेंडस आ जाता है, साइनोडोन डैक्टाइलॉन आ जाता है, अमरेंथस स्पीसीज आ जाती है। कैम बीट्स की बात करें तो एग्रेटम कोनाइजोइड्स आ जाते हैं, सिरसियम
टैक्से नम आ जाता है, कॉलकेसिया स्पीसीज आ जाती है। किसमें आपका जो है कैम्बिड्स में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक संपर्कीय शाकनाशी है? एनी एनिलोफॉस, ब्यूटाक्लोर, पैराक्वाट या टुकोमाफोडी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड? अब बच्चों देखो कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड, अच्छा बीटेक टू एग्रोनॉमी थोड़ा वीक है। देखो कोई दिक्कत नहीं है, हम आप बैच ज्वाइन कर लो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। विजन एग्री एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, कृषि जो है आप बैच ज्वाइन कर लो, कृषि विजय श्री, सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, है ना। आप चाहे बीटेक से हो, कोई से भी आप डिसिप्लिनरी से हो। सर फाइनल रिजल्ट कब तक ला रहे हैं आप? देखो हमें नहीं लाना है फाइनल रिजल्ट, हमें थोड़ी ना लाना है। हम देखो अदर यूट्यूबर जैसे नहीं है, मैं रियलिटी बताऊं, मैं और जो अन्य यूट्यूबर है उनसे मेरा कंपैरिजन छोड़ दीजिए, मैं उन जैसा बिल्कुल भी नहीं हूं। ना ही देखो मैं ये बता सकता हूँ फाइनल रिजल्ट कब आएगा। फाइनल रिजल्ट देखो मई लास्ट या जून फर्स्ट वीक में सुनने में आ रहा है ना, जहां तक मेरा है। और कट ऑफ का भी चल रहा है, तो देखो बच्चों मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि भाई कट ऑफ कितनी है, मुझे केवल यहाँ पर मैं पढ़ाने आता हूँ, है ना। मैं इसलिए नहीं हूँ कि बच्चों को जानकारी दूं, मैं न्यूज़ चैनल नहीं हूँ, एक रियलिटी में बताऊं, मैं न्यूज़ चैनल नहीं हूँ। न्यूज़ चैनल की तरह मैं कभी काम भी नहीं करता हूँ। और जो एजीटीए 3446 का है, मई लास्ट या जून फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा फाइनल, ठीक है। तो आप लोग देखो जिसके मैं ये कहूँगा 45 से बिलो हैं, 45 से कम नंबर हैं, वो तैयारी कर लो, वो तैयारी में लग जाओ, जिसके 45 से कम है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, मैं कोई कोर्स नहीं बेचना मुझे, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्यों, देखो जनरल यदि 50 रही, जनरल आपकी 55, देखो लगभग 55 नंबर जाएगी जनरल। ओबीसी कुछ नहीं समझो तो 48 से 50 के बीच रहेगी, 55 के आसपास रहने वाली है जनरल की कट ऑफ। और जो 45 वाले हैं लड़कों की कह रहा हूँ, गर्ल्स यदि 40 से 45 के बीच है या ऊपर है, 40 प्लस है, तो वो सेफ है ना। तो आप लोग तैयारी कर लो, 45 से नीचे वाले जो है, ठीक है, उनको वो तैयारी करना। आप मेरा बैच मत लो, किताबों से पढ़ लो, जहां से पढ़ना है पढ़ लो, बस स्टार्ट कर दो, तैयारी शुरू कर दो, है ना। मुझे कोई अपना बैच नहीं बेचना है। आप जिसके 45 से कम नंबर बन रहे हैं बॉयज में, और गर्ल्स में जिसके 40 से कम नंबर बन रहे हैं वो गर्ल्स में, तैयारी शुरू कर दो, कोई रिस्क नहीं। आपका ये पेपर है सितंबर अगस्त सितंबर तक आपका ये पेपर हो जाएगा आपका, है ना, एजीटीए का। तो हम कहाँ थे, संपर्क या कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड की बात कर रहे थे। तो कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड वह होते हैं जो जितना भी भाग आपका पौधे का इन खरपतवार नाशियों के बीच संपर्क में आता है या बीच आता है, वो उसी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो कॉन्टैक्ट है। अब जैसे पैराक्वाट है, पैराक्वाट का आपका पूरी तरह से वनस्पति को खत्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर जो राइट आंसर जो हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है आपका ऑप्शन सी पैराक्वाट। एक क्या है, कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है, पैराक्वाट है। यहाँ पर लिख रहे हैं आपका एनालिसिस एकदम सही है सर, मेरा 67.50 है, बस रिजल्ट का ही वेट कर रहे हैं। बिल्कुल एग्री हुआ है विष्णु, मेरा भी 67.25 है ना। तो यहाँ पर पैराक्वाट राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गतिशीलता के आधार पर बेस्ड ऑन मोबिलिटी खरपतवारों के वर्गीकरण की बात करें, तो यहाँ पर संपर्क या कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड की बात करें, तो एक संपर्क शाकनाशी उन पौधों के हिस्सों को मार लेता है जिनके साथ यह सीधे संपर्क में आता है, मतलब सीधा कॉन्टैक्ट, मान के चलो हमारे इस पार्ट मतलब इस पेन के पार्ट पर गिरा तो इसे खत्म कर देगा, है ना, मतलब जो इसके भाग में आए संपर्क में आएगा उसको वो खत्म कर देगा, जैसे पैराक्वाट हो गया। ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड की बात करें तो ऐसे हर्बिसाइड जो संपर्क में आने से पूरे पौधे में फैल जाते हैं, है ना, पूरे पौधे में फैल जाए, मतलब यदि आपकी इस बॉडी पार्ट के संपर्क में आ गए तो ये पूरी बॉडी में फैल जाए, वो ट्रांसलोकेटेड होते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं, है ना। तो हर्बिसाइड जो अपने अणु की प्रकृति के आधार पर जाइलम या फ्लोएम के माध्यम से उपचारित भाग से अनुपचारित क्षेत्रों से में स्थानांतरित होता है, जैसे ग्लाइफोसेट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अभी मैं रियलिटी बताऊं आपको, आपको मैं सच्चाई बता रहा हूं। आजकल जो जब से 2759 वैकेंसी आई है, कोर्स बेचने को बिल्कुल से लगे हुए हैं,
कंटेंट देखो मैं भी दे रहा हूँ, मैं भी बेच रहा हूँ कोर्स, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं बेच रहा हूँ। मैं कंटेंट लेकिन ऑथेंटिक दे रहा हूँ। मैं ये नहीं है कि वेट करो कल दूंगा परसों दूंगा, या कोई किताब को उठा के मैं सीधा आपको दे रहा हूँ, नहीं भाई। अपना कंटेंट ओरिजिनल है, 1.5 2 साल 3 साल की मेहनत है, 3 साल में बनाया हुआ कंटेंट है ना। अपना काम बिल्कुल से ऑथेंटिक रहता है ना, इसलिए हमारा आता है भाई, इसलिए कंटेंट फंसता है। क्वेश्चन है, गेहूं में चौड़ी पत्ती के खरपतवारों के नियंत्रण के लिए प्रयोग किए जाने वाला शाकनाशी, मेटासल्फ्यूरॉन, आइसोपेट्यूरॉन, क्लोडिनोन, सॉरी क्लोडिनाफॉप, फेनॉक्स prop. The herbicide used for the controlling broadleaf weed in wheat, metasulfuron, isoproteron, क्लोडिनाफॉप और फेनोक्साप्रॉप। बताइए सही आंसर क्या होगा। और एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि सिलेबस की लिमिट में बिल्कुल मत रहना। मैं हमेशा आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाता हूं। आउट ऑफ सिलेबस का मतलब ये कि सिलेबस में जो रहता है वो तो मैं पढ़ाता ही हूं, साथ में साथ जो सिलेबस में नहीं रहता वो भी पढ़ाता हूं। उसका कारण ये है कि आपके मैंने अभी तक एग्जाम में 6 साल का एक्सपीरियंस है। 2019 से करीबन मैं एग्रीकल्चर के लिए जो है एग्जाम दे रहा हूँ, पढ़ा 2022 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है, 2023 में पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ। तो अभी तक जो मेरा एनालिसिस रहा है कि भाई कोई सा भी एग्जाम कुछ भी सिलेबस देता है, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग कभी एग्जाम नहीं देता। तो इसलिए हमेशा है कि सिलेबस को हट के पढ़ो। हाँ, वही मैं कह रहा हूं। तो यहां पर सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर हो जाता है बच्चों मेटासल्फ्यूरॉन, ऑप्शन ए जो है आपका चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए गेहूं में प्रयोग होता है। और या फिर कहें 2,4 डीबी उपयोग होता है आपका। 2,4 डीबी गेहूं में चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है, गौरव किस में निम्न में से किस फसल की है? अरहर की है, सोयाबीन, चना, मूंग। गौरव वेराइटी इज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप? अरहर, सोयाबीन, ग्राम या मूंग। तो बच्चों यहां पर गौरव चने की भी किस्म है। हाँ, मैं ज्वाइन करूंगा। एक्चुअल में ज्वाइन करना थोड़ा सा मजबूरी है। मजबूरी बताऊं क्यों? एक्चुअल में स्मॉल इंस्टीट्यूट है अभी हमारा, मतलब ये कहें कि रियलिटी बताऊं तो इस इंस्टीट्यूट को शुरू करते करते आपके जो संजीव सर हैं वो कर्ज में डूब चुके हैं। ठीक है, तो इस वजह से अभी जॉब तो हमें कंटिन्यू करनी पड़ेगी, है ना। तो मैं ज्वाइन करूंगा यदि हाँ ये होता, इतना सक्षम होता मैं कि भाई जॉब की जरूरत नहीं है, यहीं से मैं सब कर लूंगा, तो इतना मैं सक्षम नहीं हूं अभी, है ना। तो इसलिए मुझे जॉब तो बिल्कुल करनी पड़ेगी। ठीक है, जॉब तो मुझे करनी पड़ेगी। तो आप लोग कहोगे कि सर आप तो पढ़ाते हो, है ना। तो देखो, मैं रियलिटी बताऊं, पढ़ाने से कोई वो नहीं रहता, लेकिन एक चीज है कि जितनी अनस्टेबिलिटी यहाँ है, जितना खर्चा आपका, मैं रियलिटी बताऊं, जितना खर्चा यहाँ होता है उतना बच्चे कहते हैं कि कोर्स सस्ता दो। मतलब ये कहें कि उन्हें प्राइस ज्यादा लगता है, हर एक चीज का प्राइस ज्यादा लगता है। जहां बच्चे 6-6 हजार रुपए दे रहे हैं उसी कंटेंट के लिए, 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं, लेकिन यहाँ बच्चे 1200-1000 रुपए खर्च करने को कहते हैं सर महंगा है। कोई महंगा नहीं है, मैं मेहनत करता हूँ, मैं खर्च करता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से भी लेता हूँ, है ना। जो मेरी कॉस्ट आती है, मतलब थोड़ा बहुत होता है, लेकिन कॉस्ट जो आती है वो तो मुझे लेनी होती है ना। कॉस्ट तो मुझे लेनी होती है। तो बच्चों यहाँ पर गौरव आपकी जो है चने की भी किस्म है और गौरव सोयाबीन की भी किस्म है ना। गौरव किसकी बच्चों? चने की भी किस्म है और किसकी है? आपकी सोयाबीन की किस्म है। तो यहां पर जो सही उत्तर हो जाता है वो ऑप्शन बी सोयाबीन हो जाता है, चूंकि सोयाबीन की। तो किस्मों की बात करें तो विदेशी किस्मों में आपकी ब्रैग क्लार्क सोयाबीन की किस्म है। किसकी बच्चों किस्म है? सोयाबीन, सोयाबीन, है ना किस्म। विदेशी किस्मों की बात करें तो ब्रैग क्लार्क 63 अमेरिका से लाई गई, मोनेटा, हार्डी डेविस, ली आदि।
शीघ्र पकने वाली किस्मों की बात करें 90 से 100 दिन में, मोनेटा, प्रभानी सोना, अहिल्या 3, JS 2, JS 9041, पूसा 40, MAC CS13। मध्यम पकने वाली किस्मों में आपकी 100 से 110 दिन में अहिल्या 2, अहिल्या 4, दुर्गा, हार्डी इंप्रूव्ड, पेलिकन, कलितुर, पूसा 16 आदि, और देर से पकने वाली किस्में 100 दिन से अधिक अलंकार, अंकुर, शिवालिक आदि। ठीक है, ये किस्में हैं। आगे बात करें बच्चों अगले क्वेश्चन की, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कथन 1 है, यूएन नेशन सेलिब्रेट 2012 एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल एंड इंडिया सेलिब्रेट 2021 एज द नेशनल ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर। संयुक्त राष्ट्र ने 2012 को फल और सब्जियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया और भारत ने 2021 को बागवानी के राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया। नेक्स्ट है, यूएन नेशन सेलिब्रेट 2021 एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, ये सही है। एंड इंडिया सेलिब्रेट 2012 एज ए नेशनल ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर, संयुक्त राष्ट्र ने 2021 को फल और सब्जियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मना रहा है और भारत 2012 को बागवानी राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मना रहा है। तो भैया ये बिल्कुल सही है, भारत ने 2012 को नेशनल ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर घोषित किया था और आपके यूएन नेशन ने 2021 को नेशनल ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का इंटरनेशनल ईयर या आपका अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। तो यहां पर ऑप्शन बी बिल्कुल सत्य हो जाता है, यूएन नेशन सेलिब्रेट, है ना, 2021 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, और भारत ने आपका उद्यान विज्ञान या हॉर्टिकल्चर का राष्ट्रीय वर्ष 2012 में बनाया था। अब यहां पर कुछ अंतरराष्ट्रीय वर्ष हमने जो है लगाए हुए हैं, जैसे चावल का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। चावल का अंतरराष्ट्रीय वर्ष कब मनाया गया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस 2004 में। पार्थेनियम का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पार्थेनियम 2005 में। मरुस्थल और मरुस्थलीकरण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिजर्ट एंड डिजर्टिफिकेशन, ये 2006 में मनाया गया। जल का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर 2007। आलू का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो 2008। प्राकृतिक रेशों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ नेचुरल फाइबर 2009। जैव विविधता का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडायवर्सिटी 2010। वन का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट 2011। 2012 सहकारिता का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, बागवानी के राष्ट्रीय वर्ष के रूप में भी मनाया गया था। ये आपका जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव, आल्सो सेलिब्रेट एज ए नेशनल ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर। 2013 जल सहयोग का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कॉर्पोरेशन। 2014 परिवार खेती का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली फार्मिंग। एंड 2015 मिट्टी और प्रकाश का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉयल एंड लाइट। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं, हम ललितपुर उत्तर प्रदेश से हैं, झांसी के पास हमारा जो है पड़ता है, ये ललितपुर उत्तर प्रदेश झांसी के पास पड़ता है। 2016 की बात करें तो दालों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस। 2017 स्थायी पर्यटन का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म। 2018 को बाजरा का राष्ट्रीय वर्ष, नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनाया गया। 2019 स्वदेशी भाषा का राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज। 2020 को पादप स्वास्थ्य का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ। 2021 सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, और इसके अलावा फलों और सब्जियों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड आल्सो इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। 2022 कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। 2023 को बाजरा का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। 2024 को ऊंट का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिट्स मनाया गया। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर है आपका 22, 22वां प्रश्न है। 22वां प्रश्न लिखा हुआ है, सीड रूल 1968 के अनुसार, 1968 के अनुसार बीज के पैकेट पर निम्नलिखित में से
क्या लिखना अनिवार्य है? अकॉर्डिंग टू द सीड रूल्स 1968, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मैंडेटरी टू बी प्रिंटेड ऑन सीड पैकेट? किस्म का नाम भैया बिल्कुल होना चाहिए, आपका फसल का नाम होना चाहिए, अंकुरण प्रतिशत जर्मिनेशन परसेंटेज लिखा होना चाहिए, परीक्षण की तिथि लिखी होनी चाहिए, अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी लिखा होना चाहिए। मतलब यहाँ पर सभी लिखा होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4, मतलब उपरोक्त सभी कुछ आपका लिखा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, सॉरी, सीड रूल की बात करें तो बच्चों यह जो है सीड एक्ट के जो प्रावधान है ना, जो सीड रूल लाया गया था या बीज नियम जो लाया गया था 1968, यह है बीज अधिनियम 1966 के जो प्रावधान है उनको लागू करने के लिए, किसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सीड रूल 1968 लाया गया था। देखो, सीड रूल 1968 को भारत में सीड एक्ट 1966 के प्रावधानों को लागू या इंप्लीमेंट करने के लिए बनाया गया था। ये नियम बीजों की गुणवत्ता, शुद्धता और मानकीकरण सुनिश्चित करते हैं ताकि किसानों को प्रमाणित एवं विश्वसनीय बीज मिल सके। किसानों को प्रमाणित एवं विश्वसनीय बीज मिल सके। उद्देश्य की बात करें तो पहला है किसानों को शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराना, बीजों की मिलावट और नकली बिक्री को रोकना, बीजों की परीक्षण, प्रमाणन और लेबलिंग को नियंत्रित करना। ये किसके उद्देश्य है? सीड रूल के हैं। सीड रूल 1968 की विशेषताओं की बात करें तो पहली है बीजों की अधिसूचना, नोटिफिकेशन ऑफ सीड। केंद्र सरकार किसी भी किस्म को नोटिफाइड वैरायटी घोषित कर सकती है। केवल अधिसूचित किस्मों पर मानक स्टैंडर्ड लागू होते, मतलब ये कि मान के चलो आपने कोई किस्म निकाले, उसको सरकार ने अधिसूचित कर लिया, उसी पर ही आपके जो है स्टैंडर्ड लागू होंगे। बीज मानक की बात करें तो अधिसूचित बीजों के लिए निम्न मानक अनिवार्य है: अंकुरण प्रतिशत, भौतिक शुद्धता, नमी प्रतिशत, अन्य फसलों के बीज या खरपतवार की सीमा। खरपतवार की सीमा ये आपके क्या है बच्चों? आपके जो है मैंडेटरी मानक है। फिर लेबलिंग की बात करें तो लेबलिंग पर क्या क्या लिखा होना चाहिए स्पष्ट रूप से? फसल एवं किस्म का नाम, अंकुरण प्रतिशत, शुद्धता प्रतिशत, परीक्षण की तिथि, वैधता अवधि। नॉर्मली आपके जो बीज होते हैं 9 माह तक वैलिड होते हैं, 9 माह तक जो है वैध रहते हैं। विक्रेता या उत्पादक का नाम व पता ये मेंशन होना चाहिए, और एक चेतावनी लिखी होनी चाहिए कि भैया यदि रसायन से उपचारित बीज है, यदि उपचारित बीज है और रसायन से बीज उपचारित बीज है तो उसे खाद्य पदार्थ या चारा या भोजन के लिए उपयोग ना करें, ये चेतावनी लिखी होनी चाहिए सीड रूल 1968 के अनुसार। बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं, सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी की बात करें तो केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा सीड टेस्टिंग लैब्स की स्थापना, बीजों की गुणवत्ता का वैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है। बीज विश्लेषक होता है, इसमें सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। बीज नमूनों का परीक्षण कर कानूनी रिपोर्ट प्रदान करता है। बीज निरीक्षक होता है एक सीड इंस्पेक्टर, बीज नमूने लेने का अधिकार है इसे। बीज भंडार बिक्री स्थल का निरीक्षण करता है। नियम उल्लंघन पर कार्रवाई का अधिकार होता है सीड इंस्पेक्टर के पास। आगे बात करें सीड रूल 1968 के अंतर्गत प्रावधान, तो बिक्री के नियम क्या है? रासायनिक उपचार बीज केवल बुआई के लिए बेचे जा सकते हैं। खाद, चारा या तेल निष्कर्षण हेतु उपयोग पूर्णतः क्या है? प्रतिबंधित है या बिल्कुल से उपयोग नहीं कर सकते हैं। अनिवार्य चेतावनी की बात करें, हर पैकेट पर लाल रंग में स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि यह बीज विषैला है, मानव, पशु एवं पक्षियों के लिए उपयोग हेतु नहीं है, क्योंकि इसे हमने क्या है? रसायन से उपचारित किया है, या जिसे हमने जो है उपचारित बीज है या केमिकल ट्रीटेड जो है सीड है। आगे बात करें लेबलिंग, तो लेवल पर निम्न विवरण अनिवार्य है। क्या विवरण होना चाहिए? उपचार में लेवल पर निम्न विवरण अनिवार्य है। उपचार में प्रयुक्त रसायन का नाम होना चाहिए। रासायनिक उपचारित बीज, केमिकली ट्रीटेड सीड स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए। चेतावनी वाक्य लिखा होना चाहिए। बीज की किस्म एवं फसल का नाम हो। रंग पहचान, कलर आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो रासायनिक उपचारित बीजों को चमकीले रंग या ब्राइट कलर से रंगा जाता है। उद्देश्य सामान्य बीज से स्पष्ट पहचाना जाए। ढीले लूज बीज की बात करें तो केमिकली ट्रीटेड सीड को ढीले रूप से में बेचना प्रतिबंधित
है, केवल सीलबंद और लेबल लगे पैकेट में ही बेचा जा सकता है। ढीले रूप में बेचना मतलब ये कहें कि आप ढेर के रूप में या फिर कहें नॉर्मल बीज को नहीं बेच सकते, इसको आपको पैकेट्स में या पैकिंग में लेबल के साथ ही बेचना होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है बार्नयार्ड मिलेट सोरघम बाइकलर, फिंगर मिलेट इल्यूसिना कोर्केना, पोर्सो मिलेट पेनिकम मिलीशियम, फॉक्सटाइल मिलेट सेटेरिया टेलिका। तो यहाँ पर सोरघम बाइकलर जो है ज्वार का होता है, ना कि आपका बार्नयार्ड मिलेट का। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सही सुमेलित हैं। यहाँ पे बात करें मेजर एंड माइनर मिलेट की, ये आजकल जो है फेवरेट क्वेश्चन रहा है एग्जाम का कि आप बताओ मेजर और माइनर मिलेट कौन सी है। जैसे ज्वार या सोरघम की बात करें, सोरघम बाइकलर, ये आपकी मेजर या मुख्य मिलेट्स में आ जाती है, मुख्य आपके मोटे अनाज वाली फसल में आ जाती है। पर्ल मिलेट आपका बाजरा पेनिसिटम ग्लूकम हो गया। फिंगर मिलेट या रागी या मंडुआ इल्यूसिन कोरकेना, ये कैसी है बच्चों? आपकी मेजर मिलेट में काउंट होती हैं। आगे बात करें माइनर मिलेट की, या लो आपकी जो है कम मात्रा में ये उगाई जाती है लेकिन हाई न्यूट्रिशनल ये होती हैं। जैसे आपका फॉक्सटाइल मिलेट, कंगनी या कुकुन, लिटिल मिलेट पेनिकम स्यूमेट्रेंस हो गया, आपका कोदो हो गया, पास्पिलम स्क्रोवाइकुलेटम, बार्नयार्ड मिलेट सांवा या झंगोरा इसे कहते हैं, पोर्सो मिलेट पेनिकम मिलीशियम, है ना। ये आपकी जो है प्रमुख क्या है बच्चों? मिलेट्स हैं। अगला क्वेश्चन है, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फसल की खेती और सुअर पालन है। डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, क्रॉप कल्टीवेशन एंड पिग फार्मिंग आर मिश्रित फार्मिंग। खेती मिश्रित खेती है, खेती के प्रकार है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। शुष्क खेती ड्राई फार्मिंग या खेती की प्रणालियां हैं। सिस्टम ऑफ फार्मिंग, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका है ये आपकी क्या है, जल्दी से बताओ। ए डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फसल की खेती और सुअर पालन, ये क्या होते हैं? आंसर कीजिए, ए बी सी या डी। सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? ए बी सी या डी। सही आंसर क्या होगा? तो बच्चों ये क्या है? खेती के प्रकार है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग है। अब देखो टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्यों है, इसे हम जो है मिश्रित खेती भी तो कह सकते हैं बच्चों। मिश्रित खेती क्यों नहीं कह रहे? अब यहाँ पर देखो डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फसल की खेती और सुअर पालन साथ में कहता, मतलब इनकी खेती हम साथ में कर रहे हैं, तो ये मिश्रित या मिक्स फार्मिंग है। और यदि ये अलग अलग लिखे हुए हैं तो ये खेती के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ फार्मिंग है। क्या है बच्चों? खेती के प्रकार हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, गोल्डन राइस चावल या ओराइजा सैटिवा की एक किस्म है जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा विटामिन ए के एक प्रीकर्सर को बायोसिंथेसाइज करने के लिए बनाया गया है। गोल्डन राइस इज अ वैरायटी ऑफ राइस ओराइजा सैटिवा दैट हैज बीन जेनेटिकली इंजीनियर टू बायोसिंथेसाइज अ precursor of vitamin A, phetyl pyrophosphate, agro कैल्सीफेरॉल, बीटा कैरोटीन, ग्लूकोरोनेट या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों विटामिन ए का जो प्रिकर्सर होता है वो कौन होता है? बीटा कैरोटीन। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है बीटा कैरोटीन, है ना। क्या हो जाता है बच्चों? बीटा कैरोटीन। ऑप्शन सी सही हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चों आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। कोई भी आपको जानकारी चाहिए किसी भी चीज की, तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 7880497104। आपकी जो है क्लासेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल शुरुआत से बेसिक टू आपका एडवांस सब कुछ चलने वाला है आपका विजन एग्री एकेडमी ऐप पर। तो अभी आपने यदि डाउनलोड नहीं किया है विजन एग्री एकेडमी ऐप तो उसे डाउनलोड कर लो, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो। आपके क्या क्या स्टार्ट, हम क्या क्या ऑफर करते हैं बच्चों एजीटीए के लिए? आपको कृषि विजय श्री बैच, है ना, कृषि प्राविधिक सहायक कृषि विजय श्री बैच है जिसमें लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, ई बुक, पीडीएफ नोट्स, कंप्लीट टेस्ट सीरीज है, डेली टारगेट टेस्ट एंड क्विजेस रहते हैं, रेगुलर डाउट सेशन रहते हैं इसमें, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में ये, है ना। इस बैच की खासियत ये है कि इस बैच में आपको क्विजेस भी इसमें मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी आपको इसी में मिलेगी, सब कुछ इसी में मिलेगा। आपकी 100 सेट पेपर, 100 प्रैक्टिस सेट की जो है आपकी जो है बंडल यहां पर मिलने वाले पीडीएफ के रूप में, हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यम में 5 ऑप्शन के साथ मिलेंगे ये,
ठीक है, ये हम ऑफर करते हैं। साथ में साथ उत्तर प्रदेश कृषि प्राविधिक सहायक के लिए जो आपका ब्रह्मास्त्र है वो है हमारी किताबें, हमारे नोट्स और हमारी किताबें। और अभी तो एक ऑफर चल रहा है कि भैया 1299 में यदि आप किताबें मंगाते हो तो ये आपकी जो करंट अफेयर वाली किताब है ना, ये आपको फ्री में मिलेगी। कहाँ से ऑर्डर करना है लेकिन, यदि आप ऐप से ऑर्डर करते हो या डायरेक्टली हमसे संपर्क करके ऑर्डर करते हो तो आपको ये किताब मुफ्त मिलेगी। फ्लिपकार्ट अमेजोन पे ये किताब मुफ्त नहीं मिलेगी, है ना। तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप 7880497104 के लिए पर इन किताबों के लिए। साथ में साथ परचम टेस्ट सीरीज भी हम शुरू कर चुके हैं। साथ में साथ समसामयिक कृषि मंथन ये आपकी हिंदी व अंग्रेजी में उपलब्ध है। और साथ में साथ वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में भी हमारे जो नोट्स हैं, किताबें, उनको भी हमने संकलित कर दिया वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएंगी विजन एग्री एकेडमी ऐप पर। तो जल्दी से जाओ और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, विजन एग्री एकेडमी को। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो अगर ये अच्छा सेशन लगे। और डेली आ जाइए 3 बजे आपका जो है सेशन लेने के। धन्यवाद दोस्तों।